नमस्कार। सतीश झा शो में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे हम लोग अर्थव्यवस्था पर। महंगाई की मार सबको दिखती है, सरकार को नहीं दिखती। सरकार कह रही है कि महंगाई का असर, महंगाई बढ़ी है लेकिन इसका असर अमीरों पर ज़्यादा हुआ है, गरीबों पर कम। ये एक नया अर्थशास्त्र है जो हमें पढ़ाया जाता नहीं था कहीं पे। तो देखते हैं ये ऐसा कैसे हुआ। तो आपने देखा होगा कि कल ही या कल परसों की बात है, हमें मालूम पड़ा कि जो थोक भाव का जो सूचक है वो आज करीब 40 साल की सबसे ऊंचाई पर पहुंच चुका है। जो खुदरा भाव का सूचक है वो भी करीब 8-9% पे चल रहा है। यानी कि महंगाई जो है करीब आप मान लीजिए जितने 100 रुपया जो खरीदता था पिछले साल, आज वो खरीदने के लिए 110 रुपया चाहिए। ज़्यादातर उसमें गुंजाइश हुई है पेट्रोल में जो बढ़ाए गए थे करीब 30 रुपए एक्साइज ड्यूटी में, कुछ उससे बढ़ी है। ये तो खैर तकनीकी बातें हैं। मोटी बात यह है कि सरकारी नीतियों ने यह महंगाई बढ़ाई है। सरकारी खजाने से पहला काम होता है कि पैसे उन्होंने जो दे दिए, अमीरों के माफ़ कर दिए कई लाख करोड़ रुपए के आसपास, वो उनको कहीं से भरपाई करनी थी। उनके पास पैसे नहीं है। जीएसटी कहते हैं कि सबसे बहुत ज़्यादा वसूली हुई है, करीब 20 से 1 लाख करोड़ साल का जीएसटी वसूल कर रहे हैं। लेकिन सरकारी बजट जो है 40 लाख करोड़ के आसपास का है। तो बाकी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। और स्थिति ये है कि सरकार के पास जितने पैसे चाहिए थे उतने नहीं हैं। कुछ वजह कोरोना थी, 2 साल तक जो मुश्किलें हुई। पिछले साल इकॉनमी में कई एस्टिमेट्स आए हैं, उनमें से कुछ कहते हैं कि 8% की कमी हुई, कुछ कहते हैं 20-22% कमी हुई। और आप जानते हैं कि कई सालों से लग रहा है, एक आरोप लग रहा है सरकार पर कि उन्होंने जब वो उनके परफॉर्मेंस ठीक नहीं होती तो वो आंकड़ों से खेल करते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। तो अभी स्थिति यह है कि उन्होंने अमीरों का, जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए बैंकिंग सिस्टम से कर्जे लिए थे और नहीं दे पाए, उनको माफ़ी दी गई। और जो सरकारी बजट में जो घाटा हुआ, एक तो पहली बात घाटा बहुत बढ़ गया है, कर्जा बढ़ गया है देश का, और जो घाटा हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए उन्होंने पेट्रोलियम पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। राज्य सरकारें करती हैं शराब में, उनके पास वही एक चारा है, और केंद्र सरकार करती है पेट्रोल पे। सरकारें भी करती हैं पेट्रोल पर, क्योंकि इसमें वो डायरेक्टली कर सकती हैं बिना जीएसटी का रास्ता अपनाए हुए। उसके अलावा ज़्यादा सारा जो टैक्सेशन है वो जीएसटी से चल रहा है। तो अमीरों का कर्जा माफ हुआ, सरकार के पास डेफिसिट हुआ, सरकार ने टैक्स लगाया, पेट्रोल के ऊपर दाम बढ़ाए। उससे जो है तमाम जो क्षेत्र हैं, चाहे वो जितने भी उत्पादकता वाले क्षेत्र हैं, उनमें दाम बढ़े। और सब मिला के स्थिति ऐसी है कि महंगाई 40 साल में सबसे ऊंची जगह पे पहुंच चुकी है। एक तरह से हमारा एक बहुत बड़ा बुखार से ऐसे आ गया है हमारे व्यवस्था को। दूसरा पकड़ोगे आप, जैसे कि डॉक्टर देखता है तो वो देखता है टेम्परेचर क्या है, आपको बुखार है कि नहीं है, आपकी नाड़ी कैसे चल रही है, आपका ब्लड प्रेशर कैसा है। उस तरह से देखें तो दूसरी बात यह है कि रुपए का हाल भाव क्या है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था में करीब मान लीजिए आज की तारीख में 5,000 बिलियन डॉलर का जो है जो हो रहा है, आयात हो रहा है, निर्यात हो रहा है। उसमें जो घाटा होता है, जो ट्रेड डेफिसिट, यानी कि आयात ज़्यादा होता है, निर्यात कम होता है, और उसके बीच का जो डेफिसिट है उससे तय होता है कि हमारी मुद्रा, विदेशी मुद्रा कितनी है। तो वैसे तो डंके की चोट पे कहते हैं कि हमारी बहुत मुद्रा हमारे पास है, 1990-91 के मुकाबले में बहुत है, लेकिन उसमें तय करते हैं कितने दिन तक हम का खर्चा हम चला सकते हैं, जो हमारे अकाउंट में पैसे हैं उसके हिसाब से। तो वो देखिए तो अभी स्थिति ठीक ठाक है, लेकिन अगर हमारी ज़रूरतें इस तरह बढ़ गई कि जो फर्टिलाइज़र के दाम बढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, उसकी वजह यूक्रेन है। तो दो चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हैं कि बाहरी चीज़ें हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे। कोविड, हम 2 साल उससे गुजर चुके हैं, और यूक्रेन, तो ये तो बाहरी चीज़ें हुई। लेकिन उसके साथ जो व्यवस्था का जो प्रबंधन है, उसमें जो मुश्किलें आई हैं उसको लेकर के हमने जो
तमाम जो एनपीए माफ़ किए हैं उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है अर्थव्यवस्था पर। तो अभी आज की स्थिति ये है कि 15% के आसपास जो थोक भाव इंडेक्स बढ़ गया, 10 के आसपास खुदरा भाव इंडेक्स बढ़ गया, और रुपए का दाम जो है वो डॉलर के मुकाबले जब ये सब भाजपा सरकार आई थी 2014 में, उसके मुकाबले मान लीजिए करीब 25% का फर्क पड़ा है। यानी कि आज रुपया 25% कमजोर है करीब 8 साल पहले के मुकाबले। और उसके अलावा आपने देखा कि रिजर्व बैंक ने क्या किया, उन्होंने कुछ 40 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया अपना इंटरेस्ट, ब्याज जो है, जिससे कि महंगाई पर थोड़ा सा असर पड़ेगा। फिर भी उस दौरान अभी कुछ पड़ा नहीं उसका असर, शायद मालूम पड़ेगा 1-2 महीने के बाद। लेकिन बहुत बड़ी बात ये देखता हूँ मैं कि जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो एक माहौल सा बन रहा है कि हम भी श्रीलंका के रास्ते जा रहे हैं। अब ये मान लीजिए कि कोई भी एस्टिमेट लेंगे भारत की इकॉनमी का पिछले साल के बारे में, तो 8 से 20% के बीच में जो उसकी ढलान आ गई थी, यानी कि अर्थव्यवस्था सिकुड़ गई थी, उसके नाम पर अगर आप देखें उसके मुकाबले में श्रीलंका की अर्थव्यवस्था कुल 4% से सिकुड़ी थी। लेकिन जो कुप्रबंध था उसको लेकर के वहाँ अभी जो बवाल मचा हुआ है, प्रधानमंत्री बदले गए हैं, उनके घर जला दिए गए, लोग परेशान हैं, किसी के पास पेट्रोल नहीं है, भारत सरकार ने उनको कई $1 बिलियन कर्ज भी दिया है, लेकिन उनकी स्थिति उस तरह अभी भी इतनी कुछ डावाडोल सी है कि पता नहीं लग रहा उनका क्या होगा। भारत में ऐसा ना हो, ये करने के लिए हमारे पास अर्थशास्त्री भी थे जो समझते थे अर्थव्यवस्था को। भारत अकेली ऐसी अर्थव्यवस्था थी जो कि विकासशील देशों में कहिए, जिनकी आमदनी $5,000 प्रति व्यक्ति से कम है, उन देशों की बात करें तो पिछले 75 सालों में सभी ने भारत के अर्थशास्त्रियों की प्रशंसा की थी, और कि सब ने ये कहा था कि जो इसकी मुश्किलें हैं उनको देखते हुए भारत ने अपना आर्थिक प्रबंधन काफ़ी अच्छा किया था। मेरे हिसाब से वो काफ़ी अच्छा मध्यवर्ग के लिए होगा और अमीरों के लिए होगा, गरीबों के हिसाब से अच्छा नहीं था। लेकिन गरीबों ने मान लिया है कि भगवान ने हमें ऐसे जन्म दिया है, वो ज़्यादा हल्ला नहीं करते, उनकी सुनवाई नहीं होती, उनकी आवाज़ नहीं होती कहीं, तो उनकी बात अगर आप छोड़ दें तो ये बात सही है कि भारत के अर्थशास्त्रियों ने अच्छा प्रबंधन किया था। राजनीतिक ढंग से देखें तो अगर हमारे यहाँ आंदोलन नहीं हो रहे हैं, लोग सड़कों पर नहीं आते हैं, नौकरी के लिए हल्ला नहीं करते हैं, हिंसा नहीं बढ़ती है, तो माना जाएगा कि हमारी व्यवस्था ठीक चल रही है। लेकिन आजकल के माहौल में आप देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें रिपोर्ट नहीं होती, तो लोग कहते हैं, जो हमसे बातें करते हैं, जो रिपोर्टें भेजते हैं कि हिंसा बढ़ रही है। खैर, मुझे लगता है कि भी जो अब तक रिपोर्ट्स आ रही हैं, इनफॉर्मल हो चाहे फॉर्मल हो, जो दिखती हैं जो नहीं दिखती हैं, पहुँचती हैं आपके पास। जब अर्थव्यवस्था डावाडोल होती है तो हिंसा की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अमेरिका में उसकी और वजह हैं, लेकिन हर ऐसे देश में जहाँ वो जो विकासशील है, वहाँ हिंसा का रिश्ता सीधे अर्थव्यवस्था से भी जुड़ता है। लेकिन अगर हम पूरी अर्थव्यवस्था को एक तरह से देखें, हमने अभी बात की, महंगाई बढ़ रही है, रुपए के दाम कम हो रहे हैं, ब्याज की दरें बढ़ रही हैं, आयात निर्यात के बीच की दूरी बढ़ रही है। सभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उन सब में लगता है कि जो अभी आपने सेंसेक्स को देखा, सेंसेक्स तो ऊपर चढ़ता गिरता उतरता रहता है, चढ़ता रहता है, लेकिन अगर आप उसको हम इकॉनमी से जोड़ के ज़्यादा नहीं देखते, इकॉनमी की एक लेयर से उसका ज़्यादा रिश्ता होता है। तो अभी मान लीजिए सेंसेक्स 50,000 से कुछ ऊपर अभी भी है, फिर भी इसमें थोड़ा सा काफ़ी कमी आई है, 10% के आसपास कमी आई पिछले कुछ दिनों में। उससे ये लगता है कि जो उम्मीदें हैं थोड़ा कहीं कम हो गई हैं। फिर भी सभी जानते हैं कि 2 ऐसे हमारे उद्योग परिवार हैं जिनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। देश की व्यवस्था 8% नीचे हो जाए, 20% नीचे हो जाए, उनकी तरक्की 200% हो जाती है, या उसमें से एक की हो जाती है, दूसरे की भी 40-50% हो जाती है। तो उसकी वजह यह है कि सारी की सारी जो नीतियाँ बन रही हैं उनमें उनका फ़ायदा पहले देखा जाता है। वो चाहे किसान की नीतियाँ हों फार्म के बारे में, या चाहे उद्योग की नीतियाँ हों, या व्हीट एक्सपोर्ट की कब शुरू किया जाए, कब रोका जाए। तो यानी कि जो हमारी नीतियाँ हैं उसमें लोगों का ख्याल कम है।
लोगों के लिए सबसे बड़ी नीति यह है कि उनको हम मुफ्त पे गेहूं बांट देंगे, हर 3 महीने बढ़ाते रहेंगे, उनको और एक्स्ट्रा गेहूं देते रहिए। लेकिन गेहूं का भंडार खत्म हो रहा है और बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूक्रेन के आने से गेहूं 25% उसमें कमी हो गई है। यूक्रेन सबसे बड़ा सप्लायर है गेहूं का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। तो स्थिति यह है कि फर्टिलाइजर के दाम बहुत बढ़ रहे हैं। जो चिंता की बात यह है कि जो भी अभी पेट्रोल के दाम बढ़ने से, फर्टिलाइजर के दाम बढ़ने जो कि यूक्रेन की लड़ाई से हो रहे हैं, और कुछ जो भी भंडारण में जो कमी हो गई है इसलिए कि हमने कोरोना काल में 2 साल से कई 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया गया है, इन सब कारणों से गेहूं पर बहुत मुश्किल आने वाली है। दाम बढ़ेंगे और जो लोग गेहूं खाते हैं उनको चावल की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन फूड सिक्योरिटी के नाम पे अगर चीन में 2 साल की फूड सिक्योरिटी है तो हमारे यहाँ अभी जो है शायद 6 महीने की भी नहीं है। इन सब बातों को सोचना पड़ेगा। लेकिन वो तो सिक्योरिटी की बात हुई, लेकिन वो जो खाना खाते हैं उनको, उनके अगर आमदनी में 10% कमी हो गई इसलिए कि महंगाई बढ़ गई है, तो उनको अपना खाना 10% कम करना पड़ता है। और ये ऐसी आबादी जो है हमारी करीब मान लीजिए आधे से ज़्यादा है। जितने लोग मनरेगा के आसपास थे या जो जिनको हम अभी दे रहे हैं 80 करोड़, 140 में से 80 करोड़, ये ऐसी आबादी है अगर दाम बढ़ गए तो उन पर सीधा असर पड़ता है उनके खाने पे, उनके जो उनका जो शारीरिक जो उनका माहौल है, स्वास्थ्य का, शरीर को ठीक रखने का, भोजन ठीक से करने का। तो ये जो है बहुत बड़ी बड़ी चैलेंजेस हमारे सामने आ रही हैं। हमारी नीतियाँ कुछ इस तरह बन रही हैं, उन्होंने उनका ख्याल नहीं किया था, इसके अलावा कि उनको किस तरह से चुप रखा जाए, शांत रखा जाए। तो ये अलग बात हो गई। तो हमारी अर्थव्यवस्था की काफ़ी हमेशा सराहना होती थी अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों के बीच में। हमारे जो अर्थशास्त्री थे, जो विकासशील देश हैं उनमें वो सबसे आगे थे, ज़्यादा पढ़े लिखे थे, ज़्यादा समझदार थे, उन परिपक्वता थी, उन्होंने विकासशील देशों की तमाम साइकिल्स देख रखी थी। और 1947 से 2014 तक जो एक हमारे पास जो एक्सपीरियंस बेस था वो बहुत ही एक तरह से मान लीजिए कि सब किसी भी देश से कहीं ज़्यादा मजबूत सा था। लेकिन 8 साल में जो जितनी भी नीतियाँ बनी हैं वो कोई चाहता है इसलिए बनती है, कोई एक व्यक्ति, एक घराना ऐसा चाहता है तब बनती है, वो दिखता है उसमें। तो महंगाई की शुरुआत कहाँ से हो रही है? जैसे पहले शायद कहा कि शुरुआत हो रही है कि हमने एनपीए को ख़त्म कर दिया, तमाम उद्योग धंधों के लिए कई लाख करोड़ उसके माफ़ कर दिए। हमारा जो डेफिसिट है उसके लिए हमने पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए 3-4 रुपए से 30 रुपए तक। उससे जो है हर चीज़ में, उत्पादन में जहाँ भी उसका इनपुट होता है वो बढ़ना शुरू हुआ। रुपए चूँकि उसका दाम डॉलर के मुकाबले कम हो रहा है, जो चीज़ इंपोर्ट करते हैं वो रुपए में महंगी हो जाती है। तो सब मिला के जो है नीतियों से बना हुआ ये प्रेशर है। इसके पहले एक बात संतुलन की होती थी। उस संतुलन में हमारे अर्थशास्त्री इतनी बात समझ चुके थे कैसे वो संतुलन बना के रखना है। और उसकी सबसे अच्छी पहचान है उसका बैरोमीटर है, उसका कहिए उसका जो थर्मामीटर है वो अपने आप में महंगाई है। तो अगर हम 15% यानी कि 40 साल में सबसे ज़्यादा महंगाई देख रहे हैं जो कि थोक भाव के सूचक हैं, और 10% के आसपास मान लीजिए जो खुदरा भाव के सूचक हैं, ये जो महंगाई है इससे दोहरी मार पड़ रही है। अगर मान लीजिए होलसेल प्राइस इंडेक्स अगर बढ़ जाता है तो उससे चीज़ें, प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी बढ़ जाती है और वो फिर धीरे धीरे सब कुछ बढ़ाना शुरू कर देती है कंज्यूमर के लिए। लेकिन कंज्यूमर क्या, जो हमारे जिसकी तनख्वाह 12,000 रुपये से कम है, अगर उनका बजट देखो तो 12,000 में वो 3-4 हज़ार किराया देते हैं, शहरों में रहते हैं तो, छोटे शहरों में, बड़े शहरों में 3-4 हज़ार का उनका खाना होता है, करीब 1-1.5-2 हज़ार का उनका दूध होता है, और उसके अलावा जो छोटी मोटी चीज़ें हैं उनके 12,000 खत्म हो गए, उन पर बचत नहीं होती। अगर एक दिन काम नहीं करते हैं, 2 दिन काम नहीं करते हैं, उनको मुश्किल हो जाती है। उनके पास, अमेरिका में बात यह है, उनको देखिए आप, जो एवरेज जो कैपेसिटी है परिवार की, जो उनके पास कैश होता है वो $1,000 से कम होता है, जबकि उनकी जो आमतौर पे औसतन जो अमेरिका में प्रति व्यक्ति आमदनी है वो $5,000 की है सालाना। उनके पास $1,000 से कम उनका हो, $5,000 महीने का है कह रहा हूँ, लेकिन उनके पास कैश 1,000 से कम रहता है। अपने अभी कितने जो परिवार जिनकी आमदनी जो 90% परिवार हैं उनके पास 10,000 रुपये कैश नहीं रहता। तो उनके पास वो क्षमता नहीं है
कि ऐसी महंगाई हो तो उसको बर्दाश्त कर सकें, वो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तो अगर हमारे पास नौकरी नहीं है 90% लोगों के पास, उनको हम गेहूं दे नहीं सकते, चावल दे रहे हैं, और वो भी हमारा भंडार खत्म हो रहा है, और महंगाई की जो आप देख रहे हैं रफ्तार, उसको देखिए, तो एक तो इसमें से लोग कम खाएंगे, दूसरे धीरे धीरे असंतोष बढ़ेगा, और रोजगार न होने की वजह से कई तरह की जो सामाजिक विकृतियां पैदा होंगी वो अलग है। तो ये जो 8 साल की जो हमारी कमाई है, उस पर थोड़ा चिंता होनी चाहिए सबको, और सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर अभी हम सोचते हैं तो उससे निकल सकते हैं। खाली ये सोचना होगा कि हम सिर्फ एक या दो औद्योगिक परिवारों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। अगर हम वो बात मान लेते हैं तो हम हमारे जो अर्थशास्त्री हैं, जिनको रिटायर कर दिया, अगर उनको वापस बुलाइए, सबको बैठाइए, बात कीजिए, एक कंसल्टेटिव तरीका निकालिए बातचीत का, समझने का, उसके बाद जो बात आएगी उससे हम इन सब चीज़ों से निकल सकते। तो ये जो सूचक हमारे हैं, जैसे कि डॉक्टर कहता है कि भाई आपको बुखार हो गया है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, आपकी पल्स ठीक नहीं है, तो चलिए आपको सही दवा देते हैं। हमें दवा सही चाहिए। जो अभी जो दवा दी जा रही है वो उसका एक सूचक बहुत बढ़िया अभी हाल का है। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हम दुनिया का कल्याण बनना चाहते हैं। इसके पहले हम दुनिया के अध्यापक बन चुके हैं, विश्वगुरु बन चुके हैं, दुनिया को नर्स कर चुके हैं, दुनिया को ये बड़ी फार्मेसी बन चुके हैं। वो सब, ये बात अलग है कि जब आप देखेंगे किताबों में, आंकड़ों पे, वो सभी बातें सही नहीं खड़ी होती हैं, खड़ी नहीं हो पाती। लेकिन अब हम कल्याण बनना चाहते थे। उसके बाद जो है लोग जाने शुरू हुए, और फौरन बाद उस पर बैन लग गया। बैन लगने के बाद जो नेक्स्ट पॉलिसी आई कि वो कभी खोलेंगे कभी गिराएंगे, वो करते रहेंगे, क्योंकि जिनके लिए सरकार काम कर रही है वैसी डिमांड करेंगे। जाहिर है कि ये मुद्दा जो है, जो 8 साल से हमारी पॉलिसीज चल रही हैं, इनमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। एक तरह से कुछ ऐसे कि अंधियारा सा कहीं दिखता है वहाँ पर। उन सब से निकलने की ज़रूरत है, और ऐसी नीतियाँ बनाइए कि देश में ऐसी प्रगति हो जिसमें हर नागरिक सम्मान के साथ, कुशलता के साथ, आदर के साथ वो खड़ा हो सके और अपनी जीविका जी सके। वो, और साथ में चीज़ें एक संतुलन के साथ चलें। जब मैं आज चार्ट देखता हूँ, चार्ट्स में लगता है कि भारत कहाँ आगे हुआ करता था और वो कहीं बीच में आ गया है। बांग्लादेश भी हमसे अच्छा कर रहा है, सभी जानते हैं इन बातों को। तो इन सब चीज़ों को फिर से सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था, सब उसका गुणगान करते थे 2014 तक, और तब से सवाल के ऊपर सवाल खड़े हुए हैं। तो उस पर बैठ के सोचने की ज़रूरत है। इस बात के साथ अगली पायदान तक आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।